अगर आप भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगा यूपीएससी एवं पीसीएस के जीएस सिलेबस का संपूर्ण कवरेज। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं शुंग राजवंश और कण्व राजवंश के बारे में। तो इससे संबंधित ये एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवा दिया गया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो हमारे सेशन को कंप्लीट देखें, आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा। और फिर जब आप रिवीजन के तौर पे इसे टेस्ट के रूप में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो सकेगा सारा फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आप यहाँ पे हैंड रिटेन पीडीएफ को देख के आपको लग रहा होगा कि इसमें पढ़ने में मजा नहीं आएगा, बट क्या करें, कई बार स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, सारा कंटेंट खुद से रेडी करना पड़ता है, और स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण हमने आज ये एमसीक्यू का जो ये पीडीएफ है ये खुद से बनाया हैंड रिटेन, ताकि ज्यादा टाइम स्क्रीन ना देखना पड़े। और स्क्रीन को देखने से सर में दर्द होने लगता है, आंखों में जलन होने लगता है, तो उससे बचने के लिए ये काम किया गया है। थोड़ा एडजस्ट अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको पीडीएफ के तौर पे ही चाहिए कि टाइपिंग करके ही हमें क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, आपको आगे से वैसा ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप इसमें ओके हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओके भी लिख दीजिएगा, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप ऐसे भी पढ़ने के लिए रेडी हैं। मुझे सिर्फ कंटेंट देना है, चाहे वो हैंड रिटेन हो या फिर वो टाइप करके आपको दिया जाए, सिर्फ कंटेंट से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी जो भी बातें होंगी उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को लाया जा रहा है जो एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप चाहे झारखंड से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर ऐसे फैक्ट्स को शामिल किया गया है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस सेशन से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से हमें ज्वाइन करके इस पीडीएफ को, एमसीक्यू टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से असंगत या विषम विकल्प का पहचान करना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं शुंग वंश, कण्व वंश, नंद वंश और सातवाहन वंश। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अटेम्प्ट कर चुके होंगे, टेस्ट को बना चुके होंगे, और यहां पर आप सिर्फ आंसर मिलाएंगे, तो मैं आंसर डिस्कस करता चलूंगा सीधा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंद वंश। देखिए कैसे, क्योंकि शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश ये सभी मौर्योत्तर काल के राजवंश हैं। ठीक है, जबकि नंद वंश जो है ये मौर्य काल से पहले का राजवंश है। तो अगर विषम या असंगत का पहचान करना है तो हम टाइम पीरियड के हिसाब से ही बात करेंगे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंद वंश। नंद वंश मौर्य से पहले आए थे, और बाकी तीनों जो यहाँ पर दिया हुआ है ये मौर्यों के बाद आए थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, शुंग वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पाणिनि के अनुसार शुंग बैम्बिक कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे, वहीं कालिदास के अनुसार वे भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो है, हर्षचरित में शुंगों को निम्न जाति का एवं अनार्य कहा गया है, जबकि दिव्यावदान में शुंगों को मौर्य कहा गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, पाणिनि के अनुसार जो शुंग हैं वो भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे, ना कि बैम्बिक गोत्र के। ठीक है, बैम्बिक कश्यप गोत्र के मानते थे कौन, कालिदास। यहाँ पर बस क्या किया गया है कि दोनों को बदल दिया गया है, उनका स्थान को रिप्लेस कर दिया गया है। तो पाणिनि के बारे में पूछे तो ये शुंगों को भारद्वाज गोत्र का मानते थे, जबकि कालिदास जो है ये शुंगों को बैम्बिक कश्यप गोत्र का मानते थे। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जो है हर्षचरित, हर्षचरित इनकी रचना है, बाण भट्ट की रचना है।
किनकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। जो मैं बता रहा हूं इसे भी नोट करते चलेंगे। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और इसमें शुंगों को निम्न जाति का और अनार्य कहा गया है। और दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें शुंगों को मौर्य कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो केवल कथन 2 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उज्जैन के शासकों की वंशावली दी गई है? उज्जैन के शासकों की वंशावली से संबंधित कौन सा ग्रंथ है आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हर्षचरित, ऑप्शन बी थेरावली, ऑप्शन सी राजतरंगिनी और ऑप्शन डी महाभाष्य। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा थेरावली, ऑप्शन बी थेरावली। इसके राइटर का नाम क्या है? मेरु तुंग। क्या नाम है? मेरु तुंग। ठीक है, नाम याद रखेंगे मेरु तुंग। कई बार आपसे राइटर का भी नाम पूछ लिया जाता है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। राजतरंगिनी के कौन है? कलहन। और हर्षचरित के कौन है? बाणभट्ट। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को सर्वतात का संकर्षण की उपाधि दी गई है? ठीक है, देखिए संकर्षण वर्ड जो है ये कृष्ण जी के जो बड़े भाई हैं बलराम, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को सर्वतात का संकर्षण की उपाधि दी गई है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। अयोध्या अभिलेख, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी घोसुंडी अभिलेख और ऑप्शन डी नानाघाट अभिलेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी घोसुंडी अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा। अयोध्या अभिलेख जो है इसे धनदेव ने लिखवाया था और इसमें बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो अगर अश्वमेध यज्ञ से संबंधित पूछेगा तब अयोध्या अभिलेख उसका आंसर होगा। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति। और नानाघाट अभिलेख जो है ये आपका सातवाहन राजवंश के शासक से संबंधित है, सातवाहन वंश से संबंधित है। याद रखेंगे। ठीक है, सातवाहन वंश अभी हम लोग नेक्स्ट अपने एमसीक्यू सेशन में देखने वाले हैं, तो वहां हम नानाघाट अभिलेख के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी घोसुंडी अभिलेख। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। शुंग वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके सामने कुछ कथन दिया गया है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन देखिए सत्य है ना? कौन सा कथन सत्य है आपसे ये पूछा जा रहा है। हम ऑप्शन को पढ़ने के साथ साथ ही उसे डिस्कस करते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा है ना? पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक सुशर्मा की हत्या कर शुंग वंश की नींव रखी। क्या लगता है यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? अंतिम मौर्य शासक का नाम सुशर्मा नहीं था, अंतिम मौर्य शासक का नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो अंतिम मौर्य शासक का नाम क्या था? बृहद्रथ। याद रखेंगे। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। सुशर्मा किस राजवंश का अंतिम शासक था? कण्व वंश का अंतिम राजा था। स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारे सामने। पुराणों में शुंग वंश के 18 राजाओं के नाम मिलते हैं। जी नहीं, पुराणों में 10 राजाओं के नाम मिलते हैं। यहां मैंने 18 क्यों डाला था? क्योंकि पुराणों की संख्या भी 18 बताई जाती है, इसलिए हमने 18 राजा दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। और आप इसे सॉल्व किए हैं तो आपको पता होगा कि आपने क्या आंसर लगाया है इसका। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी गलत हो जाएगा। पहला भी गलत है और सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे सामने। पुष्यमित्र शुंग ने सर्वछत्रांतक व एकराट जैसी उपाधियां धारण की। तो क्या पुष्यमित्र शुंग ने ये उपाधियां धारण की थी? तो नहीं। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। सर्वछत्रांतक और एकराट जो है ये महापद्मनंद की उपाधि है। नंद राजवंश का जो स्थापना किया था महापद्मनंद, उसकी उपाधि है ये। पुष्यमित्र शुंग ने तो सेनानी की उपाधि धारण की थी, है ना? पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी या फिर सेनापति। इसका उपाधि यही मिलता है। सर्वछत्रांतक जो है ये किसका उपाधि है? सर्वछत्रांतक उपाधि है महापद्मनंद का। तो स्टेटमेंट नंबर जो थर्ड है ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे सामने, धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए जिसमें उसका पुरोहित पतंजलि था। तो क्या ये फोर्थ स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल ये फोर्थ स्टेटमेंट ही है सिर्फ जो इस वाले क्वेश्चन में सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल 1। अयोध्या अभिलेख को किसने लिखवाया था? धनदेव ने लिखवाया था। और
इसमें बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उस अश्वमेध यज्ञ के दौरान पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम क्या था? पतंजलि। पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य नामक पुस्तक लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। मिलाते चलेंगे और कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं आपसे बार बार कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देने के लिए इसलिए कहता हूं ताकि मुझे पता चल सके कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है। क्या क्वेश्चन और थोड़ा इजी लाया जाए या क्वेश्चन का लेवल को और टफ किया जाए? ये सभी बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी उसके अनुसार टेस्ट सीरीज को रेडी किया जा सकेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख के संबंध में यहाँ सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने अपने शासनकाल के किस वर्ष में पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था? आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 6ठा वर्ष में, ऑप्शन बी 9वें वर्ष में, ऑप्शन सी 11वें वर्ष में और ऑप्शन डी 12वें वर्ष में। इसका आंसर आपने क्या लगाया है? आप जरूर मिलाते चलेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12वां वर्ष। हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया है कि खारवेल जो है कलिंग का शासक था और इसने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में पुष्यमित्र शुंग को हराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया। यह सूचना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलती है? यह बात किस ग्रंथ में लिखा गया है आपसे यह पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी हर्षचरित, ऑप्शन सी महाभाष्य और ऑप्शन डी सिंहली अनुश्रुति। आपको बताना है कि ये जो बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया, ये किस बुक में लिखा गया है, किस पुस्तक में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिव्यावदान में, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। इसमें यह बात लिखा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को तुड़वा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है कुक्कुटाराम महाविहार और दूसरा है घोषित राम विहार। ये कहां पर स्थित है? संबंधित स्थान का नाम और आपको बताना है कौन सा सुमेलित है, ठीक है। चलिए, तो कुक्कुट राम महाविहार पाटलिपुत्र में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और घोषित राम विहार जो है ये कौशाम्बी में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। घोषित राम महाविहार के बारे में कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने इसे जला दिया था, ठीक है। और पाटलिपुत्र वाले कुक्कुट राम महाविहार पर भी इसने प्रयास किया था इसे तोड़ने का या जलाने का, पर यहाँ वो सफल नहीं हो पाया था। तो ध्यान रखेंगे, कुक्कुट राम महाविहार जो है ये पाटलिपुत्र में है और घोषित राम महाविहार जो है ये आपका कौशाम्बी में स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, दोनों सही सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। विदर्भ युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जब शुंग राजवंश की स्थापना हुई तो उस समय विदर्भ में एक ऐसा शासक शासन कर रहा था जिसे मौर्य सम्राट ने नियुक्त किया था, तो वो ऑटोमेटिक शत्रु बन गया शुंगों का, ठीक है। तो जब शुंग राजवंश नया डायनेस्टी आया और उधर मौर्यों के द्वारा नियुक्त एक राजा था विदर्भ में, इसलिए दोनों के बीच टकराव होता है और अंत में युद्ध होता है। उसी को विदर्भ युद्ध का नाम दिया गया है। आपसे 2 स्टेटमेंट है, आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखेंगे इन सभी चीजों पर, सही है या सही नहीं है इसे गौर से पढ़ेंगे। आपके सामने पहला स्टेटमेंट है, शुंग वंश की स्थापना के समय माधव सेन विदर्भ का शासक था। तो क्या माधव सेन विदर्भ का शासक था? और दूसरा है, अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक को पराजित किया एवं वर्धा नदी को सीमा मानते हुए विदर्भ राज्य को माधव सेन एवं यज्ञ सेन के बीच विभाजित कर दिया। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो केवल पहला कथन जो है वो सही नहीं है। अग्निमित्र जो है ये विदर्भ के युद्ध के समय युद्ध करता है और विदर्भ का शासक माधव सेन नहीं बल्कि यज्ञ सेन होता है, ठीक है। और अग्निमित्र जो है ये माधव सेन के पक्ष से लड़ाई करता है और यज्ञ सेन को पराजित करता है। उसके बाद पराजित करने के बाद विदर्भ को 2 भागों में बांट देता है और 2 भाग में बांटने के लिए किस नदी को सीमा मानता है? वर्धा नदी को। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से सवाल आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही नहीं है क्योंकि वहां माधव सेन के जगह पर यज्ञ सेन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में अग्निमित्र निम्नलिखित में से कहां का गवर्नर था? तो ये क्वेश्चन शायद आप सही कर चुके होंगे क्योंकि ये
जब आप देखे होंगे कि यहाँ पे कटा हुआ है तो लगा होगा कि यही सही आंसर है, और यही सही आंसर भी है, विदिशा का ही गवर्नर था वो, है ना। चलिए, तो इसमें कुछ खास बताने के लिए है नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। भगवती कौशिकी, भगवती कौशिकी नाम की एक स्त्री थी जो कि बौद्ध धर्मावलंबी थी, और ये किस शासक के सभा में रहती थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस शासक के सभा में रहती थी भगवती कौशिकी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी यज्ञसेन, और ऑप्शन डी माधव सेन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अग्निमित्र। ठीक है, तो भगवती कौशिकी नामक एक स्त्री थी जो कि बौद्ध धर्म को मानती थी, और ये अग्निमित्र के सभा में रहती थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि शुंग राजवंश को बौद्धों का दुश्मन माना जाता है, और एक बौद्ध धर्मावलंबी स्त्री रह रही है सभा में बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, तो हो सकता है कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अग्निमित्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। शुंग वंश का शासनकाल, देखिए कई बार टाइम पीरियड भी पूछा जाता है और हमें यह सब याद रखना भी चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व जो है ये शुंग वंश का शासनकाल था। 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करते हैं। बृहद्रथ की हत्या कौन करते हैं? पुष्यमित्र शुंग, और शासन संभाल लेते हैं, शुंग राजवंश की नींव रख देते हैं 185 ईसा पूर्व में, और 75 ईसा पूर्व तक इनका डायनेस्टी जो है रूल करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल अब आपसे पूछा जा रहा है। शुंग डायनेस्टी का तो आपको पता चल गया, 185 से 75 ईसा पूर्व तक। 75 ईसा पूर्व में आ जाता है कण्व राजवंश। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल क्या था, क्योंकि ये संस्थापक है शुंग राजवंश के, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 वर्षों तक शुंग राजवंश ने पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया था। टाइम याद रखेंगे, 36 वर्षों तक इन्होंने शासन संभाला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। शुंग काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पुराणों में शुंग वंश के 10 राजाओं के नाम मिलते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। और थर्ड स्टेटमेंट है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, 10 राजाओं के नाम ही पुराणों में मिलते हैं। मैंने जब क्वेश्चन शुरू किया था सेशन को, तो आपको पहले ही बताया था कि 10 राजाओं के नाम ही वहां पर मिले हैं। शुंग वंश के 9वें शासक थे जिनका नाम था भागभद्र, और भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस, जो कि इसका राजदूत था, एक यवन राजा का राजदूत था, और विदिशा में गरुड़ स्तंभ का स्थापना करवाया था, है ना। गरुड़ स्तंभ किनसे संबंधित है? विष्णु भगवान से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट आपका सही हो गया। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था आपका देवभूति। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। एंटीयाल्किड्स नाम होता है ना, हेलियोडोरस का जो शासक होता है, एंटीयाल्किड्स उसका नाम होता है, यवन शासक। नाम बहुत अजीब है, एंटीयाल्किड्स, है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा, सही पूछ रहा है कथन, कौन सा कथन सही है, तो इसमें सभी 3, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। पुष्यमित्र शुंग ने किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो पहला राजधानी तो जो होगा ही, चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अभी आगे देखेंगे। आपके सामने ऑप्शंस है, कुसुमध्वज, विदिशा, वैशाली और राजगृह। तो कुसुम ध्वज जो है ये आपका पाटलिपुत्र का पुराना नाम है। किसका? पाटलिपुत्र, जिसे हम लोग आजकल पटना कहते हैं, उसका ये पुराना नाम है कुसुम ध्वज। याद रखेंगे, ऐसा भी बहुत बार बीपीएससी में ऐसा सवाल बना दिया जाता है। अब ये दूसरा राजधानी किसे बनाया था? क्या वैशाली को राजधानी बनाया था? नहीं, राजगिरी का चर्चा कहीं पे आता ही नहीं है। विदिशा को दूसरी राजधानी बनाए थे कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। और विदिशा का ही गवर्नर कौन था? अग्निमित्र, जो कि अभी पीछे क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अधिकारियों को भूमि दान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति कौन सी है? मनुस्मृति। क्या ये सही है? अधिकारियों को वेतन के बदले में जो भूमि दान दे दिया जाता था, उसका समर्थन करने वाला कृति मनुस्मृति है, पहला कृति। तो क्या ये सही है? और दूसरा स्टेटमेंट है, भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो है नानाघाट अभिलेख से मिलता है।
अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देख रहे थे कौन सा, 16, इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा। सातवाहन का ये है, ये नानाघाट अभिलेख, और सातवाहनों ने ही शुरू किया था भूमि अनुदान की जो प्रथा है उसे, इसीलिए नानाघाट अभिलेख में समर्थन मिलता है भूमि दान के बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शुंग काल में स्तूपों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। दूसरा स्टेटमेंट है, भरहुत व बोधगया के स्तूपों व तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में हुआ है। और थर्ड स्टेटमेंट है, भरहुत भरहुत स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार पर शुंग शासक धनभूति का उल्लेख है। अब आपको बताना है इनमें से कितने कथन असत्य हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने कथन असत्य हैं, आपको ये बताना है। तो पहला कथन तो असत्य है, क्योंकि शुंग काल में पाषाण का प्रयोग जो है ये होने लगा था, ईंटों का प्रयोग नहीं हो रहा था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है, भरहुत व बोधगया के स्तूपों व तोरण द्वारों का निर्माण जो है शुंग काल में हुआ। बिल्कुल, तोरण द्वार क्या होता है, स्तूप के बाहर जो एक प्रवेश द्वार के जैसा बना होता है उसी को तोरण द्वार कहते हैं। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है, भरहुत स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार पर शुंग शासक धनभूति का उल्लेख है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन ए, केवल एक, पहला स्टेटमेंट जो है बस वही गलत है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश को पुराणों में शुंग भृत्य कहा गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश या फिर गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कण्व वंश, जो कि शुंग वंश के बाद आए थे, और शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके कण्व वंश ने अपना राज जमा लिया था। तो शुंग भृत्य, शुंगों को हटाने वाला या शुंगों को खत्म करने वाला, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो ये कण्व वंश को बोला जाता है। ठीक है, पुराणों में बोला गया है, याद रखेंगे, कई बार आपसे सोर्स का भी नाम पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, जो कि आज के हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है। और आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आपको क्या इजी क्वेश्चन चाहिए या आप चाहते हैं कि और टफ क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, आपको आपका जो भी डिमांड होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे, तभी हम उसे फुलफिल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर एक तरफ कुछ दिया गया है, दूसरे तरफ कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आपको उनमें मिलाना है। हम मिलाते हुए चलते हैं। ठीक है, कण्व वंश का संस्थापक, तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव। क का हो जाएगा स। कण्व वंश की स्थापना कब हुई थी, तो कण्व वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में हुई थी। ख मिल जाएगा द से। कण्व वंश का अंतिम शासक ये तो सुशर्मा है, ये आपको याद ही होना चाहिए। और कण्व वंश जो है ये पतन यानी समाप्त हो गया 30 ईसा पूर्व में। इस तरीके से जो आपने अगर नहीं मिलाया है सही तरीके से तो इसे मिला लेंगे। और कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप जरूर बताएंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर इन्फॉर्मेटिव है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब भी जरूर करिए और अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा ऐसे सेशन आपके लिए ला सकें। थैंक यू, जय हिंद,